जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि 1000 रुपए का सिक्का भी है, तो आप बोलोगे यार 1000 रुपए का सिक्का मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो 10 रुपए का सिक्का देखा, ज्यादा से ज्यादा आजकल 20 रुपए का आ रहा है, 500 रुपए का भी आता है, 400 का भी आता है, 200 का भी आता है, 150 का भी आता है, 75 रुपए का सिक्का भी आता है। भाई सच कह रहे हो? सबसे पहले तो होते हैं सर्कुलेटिंग कॉइन्स, एक होते हैं नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स, शहीद भगत सिंह जी का। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये सिक्का है, इसकी कीमत आज की डेट में एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में 15 से 20 हजार रुपए। एक सिक्का था 1939 का 1 रुपए का, वो छपे तो थे लेकिन आज की डेट में वो दिखते ही नहीं है। वो एक सिक्का लगभग 5 से 6 लाख रुपए का है। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बैठे हैं, स्टडी करते हैं, वो सिक्के सॉर्ट करते हैं, सिर्फ क्विंटल क्विंटल टन टन सिक्के पूरे मार्केट से उठा के फिर उनको सॉर्ट करते हैं। फिर उनको पता होता है कौन सा सिक्का रेयर है, फिर वो ढूंढेंगे, फिर उसको रखेंगे। ये डेफिनेटिव कॉइन का जो डिजाइन बनता है ना, वो बनता है लगभग 8-9 सालों के लिए लगातार, कि एक डिजाइन को हम 8-9 साल यूज करेंगे। अच्छा। तो उसमें वो डिजाइन सेम रहेगा। जैसे मान लो एक डेफिनेटिव कॉइन्स का जो डिजाइन है वो 2011 से 2019 तक सेम ही चला, बस उसमें ईयर चेंज होते रहे। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ। तो 1947 से 50 तक फ्रोजन पीरियड माना जाता है। फ्रोजन पीरियड का मतलब होता है कि इंडिया ने कुछ नहीं छापा। जो इंडिया का 1 रुपए था ना, वो शायद $13 के बराबर था। 5 रुपए का जो सिक्का था उससे वो जैसे 6 रेजर ब्लेड बनाते हैं, वहां से प्रोडक्शन की Right. और उसको मार्केट में 2 रुपए का बेचा। 10 तो 5 रुपए से 12 रुपए कमा लिया। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਇਨਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ YouTube ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਏ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਇਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਹਿਡਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜੀ ਹਾਲ ਚੱਲਦੇ। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप? बढ़िया जी, आप बताओ कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। सो ऑडियंस को भी बता देते हैं कि भी हमारा आज का जो पॉडकास्ट है वो पंजाबी और हिंदी मिक्स चलेगा। करेक्ट बिल्कुल। सर सब तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कॉइन्स ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कलेक्ट करना वर्थी है या नहीं वर्थी? देखो, इसका मेरा ये जवाब होगा कि कोई भी कलेक्शन आप करते हो, कॉइन कर रहे हो आप, पेंटिंग्स कर रहे हो आपको गैजेट्स का शौक है, तो आप शौक तभी करो जब उसके बारे में आप नॉलेज गेन करते हो, उसके बारे में स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो। सिंपली कलेक्ट करना उसको इतना वर्दी नहीं बनाता है। तो कॉइन के बारे में मैं कहूंगा बहुत सारे लोग हैं जो डब्बों में सिक्के इकट्ठे करते हैं, लेकिन उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ देखते हैं कि कुछ अलग दिख रहा है, उसे रख दो। अच्छा। लेकिन वो चीज मैं सही प्रैक्टिस नहीं कहूंगा, वो एक शुरुआत सही है, लेकिन अगर आपको उसमें डीप में जाना है, चीजें और एक्सप्लोर करनी है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो आपको उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये हॉबी के असली मायने क्या है। तो मेरे हिसाब से स्टडी और रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी हॉबी करो आप। आपके कहने का मतलब कि मान लो कोई सिक्का 2001 का है, हाँ, तो उसी का किसी और मेटल का कोई सिक्का होगा 2001 का ही, वो ज्यादा वर्थी होगा। हाँ, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग, जैसे मान लो लेमैन लैंग्वेज में, जैसे मान लो आप हो, आपको बेसिक नॉलेज है, लोग क्या सोचते हैं, बिल्कुल नहीं पता, तो लोग सोचते हैं कि पुराना सिक्का होगा तो उसकी कीमत होगी। दूसरा सोचते हैं कि उसमें कोई फोटो अलग लगी है तो वो महंगा होगा। तो ये रेयरिटी के फैक्टर्स नहीं होते हैं, सिर्फ यही नहीं होते, हो सकते हैं एक फैक्टर हो ये, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रेयरिटी डिफाइन करते हैं। तो जो आम इंसान होता है वो सिर्फ यहीं तक रह जाता है, क्योंकि उसकी नजरों से जो दिख रहा है ना उसको, वो उतना ही समझ सकता है। तो जब इसकी डीप स्टडी में जाते हैं तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कॉइन्स है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स है। रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स जब हमारी आजादी हुई 1947 के बाद और आज तक जो सिक्के छपे हैं उन्हें हम रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स कहते हैं। तो बेसिकली ज्यादा मैं स्टडी इनमें करता हूं, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिक्के हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि 1000 रुपए का सिक्का भी है, ठीक है, तो आप बोलोगे यार 1000 रुपए का सिक्का मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो 10 रुपए का सिक्का देखा, ज्यादा से ज्यादा आजकल 20 रुपए का आ रहा है, वो देखा होगा आपने, है ना। लेकिन 1000 रुपए का सिक्का भी आता है, 500 रुपए का भी आता है, 400 का भी आता है, 200 का भी आता है, 150 का भी आता है, 75 रुपए का सिक्का भी आता है। भाई सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये सारे सिक्के हैं और इनमें से मेजॉरिटी सिक्के मेरी कलेक्शन में हैं। तो अब आपको ये पता नहीं होगा कि ये सिक्के कहाँ से आते हैं, तो इसलिए आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि कैटेगरीज ऑफ कॉइन्स क्या क्या होती है। अगर रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की बात करें
तो अगर थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ में बताऊं तो डेफिनेटिव कॉइन्स होते हैं, एक सबसे पहले तो होते हैं सर्कुलेटिंग कॉइन्स, एक होते हैं नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स। सर्कुलेटिंग कॉइन्स का मतलब होता है जो आम चलन में आ रहे हैं, जैसे आप खर्चा कर रहे हो कुछ, राइट, सब्जी खरीद रहे हो, राशन खरीद रहे हो, तो उसके लिए जो भी चिल्लर मार्केट में आ रहा है उसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग कॉइन्स। एक होते हैं नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स, वो कभी भी सर्कुलेशन में नहीं आते हैं, वो आते हैं कलेक्टर्स के लिए। जो कलेक्टर्स होते हैं जिनको पता है कि सिक्के की स्टडी कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, तो वो होते हैं नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स। जो ये 1000 रुपए का सिक्का है, 500 रुपए का सर यही क्वेश्चन होने वाला था। हाँ, तो दीज आर नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स। और आज की डेट में भी अभी जैसे श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं, ठीक है, उनके 400 वर्ष पूरे हुए थे, वर्षगांठ मनाई गई थी, तो उसके उपलक्ष्य पे 400 रुपए का सिक्का निकाला गया, तो वो मैंने 2 नॉन सर्कुलेटिंग सेट्स खरीदे हैं, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको कभी। सॉरी सर, मैं दोनों यहाँ पे टोक रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली ये चीजें हम तक पहुंचती नहीं, हमें पता ही नहीं है कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी पे जो 400 रुपए का सिक्का छपा है। हाँ, वही बात है ना कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो। हम अखबारों में उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट आएगी, ऑनलाइन भी चीजें दिखेंगी, लेकिन ये चीजें इतनी ज्यादा मार्केट नहीं होती है क्योंकि इंटरेस्टेड लोग बहुत ही लिमिटेड कम्युनिटी है। अब जैसे मान लो बुलेट के बारे में देखोगे, आईफोन के बारे में देखोगे, कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, राइट, तो उसकी मार्केटिंग भी बड़ी है क्योंकि उसको ज्यादा लोगों तक बेचना है वो, राइट। इसकी कम्युनिटी बहुत ही छोटी है, इंटरेस्ट बहुत ही कम लोगों तक है, तो इसमें इतना पैसा खर्च होता नहीं है। अब मेरा इंटरेस्ट है तो मैं खुद जाकर रिसर्च करता हूं कि कहां पे मिलेगा, कितने ड्यूरेशन में लिमिटेड गवर्नमेंट इसको ऑफर कर रही है। अब वो जो सिक्के होते हैं वो प्रीमियम रेट्स में मिलते हैं। तो नॉन सर्कुलेटिंग पता लग गया आपको, सर्कुलेटिंग पता लग गया। अब ये जो नॉन सर्कुलेटिंग उनको बोलते हैं प्रूफ सेट्स और अनसर्कुलेटेड सेट्स, तो ये कभी भी आम चलन में नहीं आएंगे। ये सरकार निकालती जिस टाइम, जैसे मान लो 2023 में अभी मान लो अयोध्या हो रहा है, ठीक है, हाँ तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, राइट, तो इसके उपलक्ष्य में भी हो सकता है कि सरकार कुछ ऐसे सिक्के निकाले जो उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनके लिए, जिसको बोलते हैं स्मारक सिक्के बोलते हैं, तो कुछ स्मारक सिक्के हमें आम चलन के लिए आ जाते हैं, लेकिन बड़े सिक्के छापती है सरकार सिर्फ कलेक्टर्स के लिए। तो ऐसे ही गुरु तेग बहादुर जी का, जैसे मैंने आपको बताया 400 साल का, तो 400 रुपए का सिक्का निकाल दे कि 400 वर्ष पूरे हुए थे, तो उसका लिमिटेड ड्यूरेशन होगा कि 3 महीने के लिए विंडो ओपन है, आप सेट्स बुक कर सकते हो। फिर 4 मिंट्स होती हैं सरकार की, एक है कोलकाता मिंट जहां से सिक्के छपते हैं, मुंबई मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। तो कैलकाटा और मुंबई मिंट्स जो हैं वो ऐसे बड़े बड़े सिक्के छापती हैं। फिर आपको उस विंडो में सिक्कों को बुक करना होता है और वो सिक्के 4 से 5 हजार रुपए कीमत रखते हैं एक एक सिक्का। तो बेशक 400 रुपए का सिक्का है लेकिन वो चांदी का बना होगा, 50% सिल्वर होगा उसमें, तो उसकी जो कीमत होगी वो 400 रुपए नहीं होगी। तो उसके लिए आपको लगभग 4000, 5000, 6000 ऐसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फिर आप सेव करोगे, कल दिन आपके पोते होते हैं, फिर आप उनको दिखाओगे ऐसा 100 रुपए का सिक्का चलता था, 400 रुपए का चलता था, तो उस टाइम उसकी थोड़ी सी ज्यादा कीमत होगी। तो ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपने अभी बताया कि जो सरकार है वो कलेक्टर के लिए स्पेशली जो सिक्के निकालती है, तो वो क्या बस जिन लोगों को शौक है ओनली वो कलेक्ट ही करते हैं, उस पर कोई रिसर्च भी चलती है आगे, क्या होता है? हाँ, देखो ना, ऐसा होता है कि सिर्फ कलेक्टर्स के लिए सभी खरीद सकते हैं। मतलब बात यह है कि खरीदेगा वो जिसको 4000 उस पे स्पेंड करने का मन होगा। आप भी खरीद सकते हो, आप कलेक्टर नहीं हो, राइट, लेकिन आप खरीद सकते हो उसको। लेकिन वही बात है, आप सोचोगे यार मैं 4000 रुपए क्यों खर्च करूं, मतलब आपके दिमाग में थॉट आएगा ना कि मैं 4000। तो वही बात है, जैसे मान लो एक पेंटिंग होगी, पेंटिंग मान लो 10 लाख रुपए की है तो वो 10 लाख रुपए की, लेकिन आप सोचोगे मैं क्यों खरीदूं यार इसको, लेकिन आपका शौक नहीं है ना वो। हाँ जी। अब मेरा शौक है वो, मुझे पता है कि मेरे शौक के ऐसे बंदे और पैदा होंगे आगे। अगर मैंने ये ले लिया तो ये दोबारा नहीं बनेगा। ये 400 रुपए का सिक्का अगर अभी बन गया, ये दोबारा नहीं बनेगा। तो उस टाइम पे वो जो इंसान होगा वो इसकी वैल्यू करेगा और उसको हायर दाम पे खरीदेगा। तो आपका जो पोटेंशियल सेलर है और पोटेंशियल बायर है वो डेफिनेशन समझनी होगी। जैसे मान लो आपके पास बुलेट है, राइट, मेरे को बुलेट का शौक ही नहीं है, तो आई एम नॉट द पोटेंशियल बायर, राइट। पोटेंशियल बायर वही है जिसको बुलेट का शौक है, राइट। तो हालांकि क्या होता है कि बुलेट के बारे में सब जानते हैं क्योंकि ये दिखती है रोड पे ऐसे। तो सिक्कों के मामले में हम क्या सोचते हैं कि कोई भी सिक्का खरीद लेगा, ऐसा नहीं है। हर कोई सिक्का नहीं खरीदेगा, वही खरीदेगा जो एक पोटेंशियल बायर है, जिसका इंटरेस्ट है, और वो भी तब खरीदेगा अगर उसकी कलेक्शन के लिए वो चाहिए है, उसको जिस रेट पे वो चाहता है उस रेट पे वो मिल रहा है, तो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी तभी वो कॉइन खरीदेगा। हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि कोई भी बंदा इंडिविजुअली खरीद सकता है या इसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती है? नहीं, इसके लिए कुछ नहीं होता। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार की, SPMCIL करके, ठीक है। उस वेबसाइट पे अगर आप जाओ, जो भी लिस्टेड कॉइन्स होते हैं वहां पे जो अभी अवेलेबल हैं वो आपको दिखेंगे। तो सरकार की इस मिंट वाली वेबसाइट पे आप ऐसे बड़े बड़े सिक्के देख सकते हो, उन्हें बुक कर सकते हो। बुक करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको 1.5-2 महीने के अंदर वो आपके घर पे आ जाते हैं।
ओके हाँ जी ऐसा। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਇਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਇਨ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵਰਥ है भी या नहीं? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बात ये, इससे पहले का क्वेश्चन आपका पता क्या होना चाहिए कि मार्केट में खरीद कौन रहा है। हाँ ये भी पॉइंट है। नहीं चलो बेचने वाले तो बहुत है कि यार मेरे पास घर में पड़ा हुआ है, मेरा सिक्का बिकवा दो। बेचने वाले तो बहुत है, क्योंकि बेचने वाले बहुत है, मतलब ये है कि उनके पास नॉलेज नहीं है लेकिन वो चाह रहे हैं कि बिक जाए बस। हाँ, क्योंकि इसमें फ्रॉड भी बहुत चलते हैं। तो अब ये बता रहा हूं मैं आपको कि पहले तो समझना होगा मार्केट में खरीद कौन रहा है, ठीक है। ये लोगों को पता ही नहीं कि कौन खरीद रहा है। तो पहली बात तो है कि खरीदने वाले लोग बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं और बहुत ही समझदार लोग हैं न्यूमिस्मेटिक फील्ड्स के। वो कोई भी सिक्का नहीं खरीदेंगे कि आप कुछ भी ले चलो, और ना उनके पास इतना टाइम है। तो जो खरीद रहा है वो ऐसे लोगों से खरीद रहा है जिसको नॉलेज है। जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मुझे नॉलेज है तो पता है कि मैं जो चीज लेके जाऊंगा उसमें उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब जो आम आदमी लेके जा रहा है वो, उसके पास तो नॉलेज ही नहीं है, वो तो इतना बड़ा डब्बा लेके जा रहा है, कौन छांटेगा, किसके पास टाइम है, वो देखेगा ही नहीं आपके सिक्के। तो खरीदता कौन है? खरीदता एक कलेक्टर है या फिर एक डीलर है जो न्यूमिस्मेटिक्स फील्ड में इंटरेस्ट रखता है। अब वो लोग आपको कैसे मिलेंगे? वो लोग तब मिलेंगे आपको जब आप इस कम्युनिटी में खुद रिसर्च साइट पे जाओगे, आप फेसबुक में ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करोगे, आप ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करोगे। ऑक्शंस होती हैं कॉइन्स की, बड़ी बड़ी ऑक्शंस होती है, जैसे टोडी वाला एक बड़ा ऑक्शन हाउस है, बॉम्बे ऑक्शंस है, क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी है, मरुधर आर्ट्स हैं। ये कुछ टॉप ऑक्शन हाउसेज हैं इंडिया में जो कॉइन्स लेते हैं और उनको सेल करते हैं एज ए थर्ड पार्टी, ठीक है। लेकिन वो ऐसे हर किसी से कॉइन नहीं लेंगे, पता है, ऐसे तो वो फालतू कॉइन, क्योंकि 99% जो कॉइन्स आपको आम चलन में मिल रहे हैं ना, वो किसी काम के नहीं है। मैंने आज तक मुझे कोई रेयर सिक्का नहीं मिला ऐसे। तो आप सोच लो कि आपके पास जो सिक्के हैं तो मतलब रेयर नहीं है। रेयर के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं हमने जो पुराने सिक्के इकट्ठे कर रखे हैं वो उसमें से रेयर होगा, तो उसके बहुत ही कम चांसेस है। 1 क्विंटल सिक्का अगर आप सॉर्ट करते हो तब जाके आपको एक रेयर मिलने के चांसेस है। ओके हाँ, 1 क्विंटल अगर आप सॉर्ट करोगे तब जाके आपको एक मिलने के चांसेस है। वो भी मिलेगा कि नहीं? तो अब आप बोल रहे हो उसको डिफाइन कैसे करते हैं इस मार्केट प्राइस को, कि कैसे डिफाइन होता है। अब जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया में जान लो न्यूमिस्मेटिक्स जो कम्युनिटी है बहुत छोटी है, शायद मेरे हिसाब से 20-25 हजार से ज्यादा लोग नहीं होंगे जो इसको पढ़ते होंगे, ठीक है। अब उन सब के पास कलेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग कलेक्शन का मतलब है कि अगर मान लो मैंने कोई सिक्का पूछा तो उस कम्युनिटी में बोलेगा ये सिक्के तो बहुत अवेलेबल हैं हमारे पास। वो बाहर वाले बंदे से नहीं पूछेगा, कि क्योंकि बाहर वाले लोगों को नहीं नॉलेज उसकी, तो उनके लिए तो अगर मैं 1950 का सिक्का दिखा दूंगा उनके लिए तो वो भी रेयर है ना। हाँ, तो मैं तो उस कम्युनिटी में पूछूंगा, उस कम्युनिटी में, तो उस कम्युनिटी में जो सिक्का आपको ऐसा लग रहा है मैंने देखा नहीं, वो कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में शायद लाखों पड़े होंगे। तो उसके हिसाब से, उस कम्युनिटी के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। बुक्स छपते हैं, ब्रोशर्स छपते हैं, कैटलॉग्स छपते हैं, जो उस कम्युनिटी में हम डिस्कस करते हैं कि अच्छा ये वाला पिछले 5 सालों में इस कम्युनिटी में कम देखा गया है। तो फिर जब उसके उस होता है तो उसका एक प्राइस डिफाइन ऐसा नहीं होता कि वो फिक्स प्राइस है, वो एक वोलेटाइल होगा। मतलब 100 से 150 रुपए बता दिया कि 1 रुपए का सिक्का ये 100 से 200 रुपए के बीच जा सकता है। तो अब मान लो मेरे को ज्यादा जरूरत है, मेरी कलेक्शन में नहीं है, तो मैं उसके लिए 200 भी दे दूंगा। जिसके पास लग रहा है कि यार मेरे को चाहिए, एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो 100 रुपए में बोलेगा मैं 200 नहीं दूंगा, 100 दूंगा। तो वोलेटाइल है इसका कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है। लेकिन हाँ, आपको उस कम्युनिटी से जुड़े रहना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में चल के आ रहा है इसमें। जैसे स्टॉक मार्केट है, राइट। स्टॉक मार्केट बहुत सारे लोगों को पता है कि चल रहा है, राइट। अब जिसने नहीं किया स्टॉक मार्केट वो नहीं उसमें पैसा लगाएगा ना। तो वैसा मेरा है कि मुझे पता लगने लग गया है कि इसमें कहां पे पैसा लगाना है, तो मैं उन कॉइन्स को परचेज करता हूं। अब जो कलेक्टर होगा ना, मैंने एक सिक्का खरीद लिया मान लो, अब मैं दूसरा सिक्का क्यों खरीदूंगा? मेरे पास, मैंने 10,000 रुपए स्पेंड कर दिए एक सिक्के में, मेरी कलेक्शन पे आ गया ना वो, तो मैं दूसरा सिक्का नहीं लूंगा। तो लोगों को लगता है भाई मेरे से क्यों नहीं सिक्का खरीद रहे, मेरे पास भी ऐसा, भाई मेरे पास है ऑलरेडी, मेरी कलेक्शन में खरीद चुका हूं, अब मैं दूसरे पे इन्वेस्ट करूंगा। तो आपको कुछ डीलर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो कॉइन्स लेते हैं, और डीलर से जब भी आप कोई कॉइन, मान लो आपके पास कोई रेयर सिक्का है भी, तो डीलर आपसे तब खरीदेगा जब आप उसको वो मुनाफा कराओगे। मान लो वो 6,000 का है तो वो आपसे 3,000 में खरीदेगा, क्योंकि उसने कमाना है ना, आगे उसने आगे बेचना है वो, है ना। तो वो आपसे कम में खरीदेगा और ज्यादा में बेचेगा। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਈ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਰੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾइस 150 है, कईयां ਦਾ 200 है, 300 है। बिल्कुल। देखो क्या है कि OLX क्विकर अगर आप खोल के देखोगे ना, वहां पे कॉइन्स देखोगे, हर आम आदमी एक सिक्का, क्योंकि OLX पे तो कोई कुछ भी बेच सकता है ना।
अपनी कोई भी प्रोडक्ट, तो वो डालता है, वो डाल देता है, उसका प्राइस 2.5 लाख। अब जो आम आदमी आता है वो लगता है यार ये सिक्का 2.5 लाख का, मेरे पास भी 2.5 लाख का है। भैया आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि जिसने डाला है वो भी आपकी तरह अज्ञान ही है सिक्कों के बारे में। उसने तो वहां पे सिर्फ 0 लगाया है ना। तो आप उससे ये अज्यूम मत करो कि ये सिक्का इतने का है। उससे ये सोचो कि डालने वाला भी को भी नॉलेज नहीं है और जो मैं देख रहा हूं मुझे भी नॉलेज नहीं है। तो एक्चुअल जो आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप ऑक्शन हाउसेज में जाओ, वहां पे देखो कि जब ऑक्शन हाउसेज में कोई सिक्का लिस्ट हुआ है उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होगी कि ये इस कंडीशन का सिक्का है, इस ईयर का है, इस मिंट का है, इसमें ये टाइप का एरर है, इस वजह से ये सिक्का रेयर है, इसलिए इसकी इतनी कीमत है। तो ऑनलाइन वेबसाइट्स में मैं भी रिकमेंड करूंगा कि कहीं भी मत जाओ, क्योंकि ऑनलाइन पे अभी सिक्कों का इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं है चीजें। आपको इसमें कम्युनिटी में घुस के पर्सन टू पर्सन डील करना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। और आप गलतियां करोगे तब समझ में आएगा। जब ईबे था ना स्टार्टिंग में, तो मैंने ईबे पे तब उस कहीं ऑनलाइन नहीं था, फ्लिपकार्ट नहीं था, ये सब नहीं था, तो मैंने ईबे पे सिक्के खरीदना शुरू किया था। तो मेरे पास जब कुछ नकली सिक्के आए ना पैसे खरीद के, तब मुझे समझ में आया कि भाई ऐसे पैसे खर्च नहीं करने हैं। फिर स्टडी करना शुरू किया कि अच्छा नकली क्या होता है, असली क्या होता है, कौन से सिक्के खरीदने हैं, कौन से सिक्के नहीं खरीदने हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सिक्के बेचने के बारे में तो छोड़ दो, पहले सिक्कों को खरीदना सीखो। खरीदना सीखोगे तो गलतियां करोगे, पैसा खर्च होगा, अकल आएगी, फिर स्टडी करोगे, फिर रिसर्च करोगे, फिर समझ में आएगा कि सिक्के की कम्युनिटी क्या है। तो मैंने आज तक अपनी कलेक्शन में 99% सिक्के खरीदे ही हैं। ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਕਿਉਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 골ਡ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? बिल्कुल, ये एक फैक्टर है, मतलब पैसा भी एक फैक्टर है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ ये शौक ही शौक नहीं है, ये शौक मेरा इसलिए बना क्योंकि इसमें मेरे को सिक्कों का हिस्ट्री का इंटरेस्ट था, पढ़ने में मजा आता था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जो पैसा मैं इसमें लगा रहा हूं वो वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, अब वो वेस्ट कब नहीं जाएगा, वो दोबारा उसी बात पे आ जाता है कि मैं इस कम्युनिटी से जुड़ गया, रिसर्च करने लग गया, स्टडी करने लग गया। तो अभी मुझे पता है कि मैंने आज मान लो एक सिक्के पे इन्वेस्ट किया 5,000 रुपए, मुझे पता है कि 10 साल के बाद ये मुझे 10,000 15,000 ऐसा रिटर्न मिनिमम दे ही देगा। वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ेगी उन कलेक्टर्स के बीच, आम आदमी के बीच नहीं। क्योंकि आम आदमी तो खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, मेरे को पता है कि कलेक्टर्स के पास इसकी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे। तो मेरा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट यही है कि मेरा कोई माड़ा समय आए तब मैं इनको बेचूं। इससे ज्यादा मेरा ये है कि जैसे बोलते हैं ना कि कोई बच्चा बोलता है मेरे दादे के सिक्के मिल गए, पुराने सिक्के, तो भाई दादा भी तो आम इंसान ही था ना उस टाइम पे, वो सिक्कों का कलेक्टर थोड़ी था। वो तो उसकी टाइम के सिक्के हैं, तो दोज आर नॉट रेयर कॉइंस। अब जैसे मान लो मैं दादा बनता हूं, ठीक है, किसी का, राइट, तो मेरे सिक्के रेयर है क्योंकि मैंने खरीदे ही वो रेयर है। समझ रहे हो? तो ये धारणा है ना कि सिर्फ पुराने सिक्के मिले हैं, तो वो तो उन टाइम के आम सिक्के हैं। आप ये सोचो मेरे टाइम के मैंने रेयर सिक्के खरीदे हैं, तो ये लेगेसी जो आगे जाएगी ना, तो ये लेगेसी ऐसी होगी कि हाँ भाई हमारे पास रेयर सिक्के हैं क्योंकि मैंने उसमें इन्वेस्ट किए हैं कई लाखों, तो तब जाके वो रेयर बने। और वही बात है कि रेयरिटी की बात है कि कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बैठे हैं, स्टडी करते हैं, वो सिक्के सॉर्ट करते हैं, सिर्फ क्विंटल टन सिक्के पूरे मार्केट से उठा के फिर उनको सॉर्ट करते हैं, फिर उनको पता होता है कौन सा सिक्का रेयर है, फिर वो ढूंढेंगे, फिर उसको रखेंगे। तो कई लोग मैनुअल काम कर रहे हैं ये, और कई लोग जैसे मान लो मैं मैनुअल काम नहीं कर सकता, एक सॉर्ट नहीं कर सकता, मैं जॉब कर रहा हूं मान लो, तो मैं क्या सेविंग करूंगा कुछ, फिर 5,000 का सिक्का खरीदूंगा, फिर उसके बाद मुझे पता है कि ये 5 साल के बाद थोड़ा रिटर्न देगा तो चलो बढ़ जाएगा। तो मैं इस टाइप का कर रहा हूं। ओके, ऐसा बहुत सही है सर। आज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आपसे बातें करके बहुत मजा आ रहा है और बड़े डिफरेंट क्वेश्चन भी दिमाग में आ रहे हैं। तो ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਅਗਲਾ क्वेश्चन है वो ये है, ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੀ ਨੂੰ, ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੋਇਨਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਕਲੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਇਨਸ ਕਦੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ आ गया ਜਾਂ जिवें आप पहला गल कर रहे थे, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। हाँ, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना कि जैसे मैंने आम चलन वाले जो सिक्के आप बात कर रहे हैं उसमें फर्दर एक सब कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं डेफिनेटिव कॉइन्स, और दूसरे होते हैं कमेमोरेटिव कॉइन्स। डेफिनेटिव कॉइन्स कौन सा होता है? जैसे मान लो नॉर्मल जो आपको 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के में मिल रहे हैं जो एक जैसे हैं, वो ईयरली छपेंगे। मान लो
डेफिनेटिव कॉइन का जो डिजाइन बनता है ना, वो बनता है लगभग 8-9 सालों के लिए लगातार, कि एक डिजाइन को हम 8-9 साल यूज करेंगे। अच्छा। तो उसमें वो डिजाइन सेम रहेगा। जैसे मान लो एक डेफिनेटिव कॉइन्स का जो डिजाइन है वो 2011 से 2019 तक सेम ही चला, बस उसमें ईयर चेंज होते रहे। जैसे 14 को छाप दिया, 15 को छाप दिया, 16 को छाप दिया। अब उसके बाद 2019 के बाद डिजाइन में चेंज आया, ठीक है। अभी 2019 के बाद डिजाइन में चेंज आया, तो 2023 तक अभी तक वही डिजाइन छप रहा है नए डिजाइन का। तो डेफिनेटिव कॉइन्स में डिजाइन डिफाइन होता है, 5-6 साल के लिए लगभग चलाएंगे और ईयरली उनको छापेंगे। अब दूसरे बताया मैंने कमेमोरेटिव कॉइन्स, वो होते हैं स्मारक सिक्के। स्मारक सिक्के का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर ओकेजन हुआ, बड़ा ओकेजन है, उसको यादगार बनाने के लिए वो सिक्के सिर्फ उसी साल में छपेंगे। जैसे मान लो 2023 में आजादी का अमृत महोत्सव हुआ, 75 साल हुए, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो एक बड़ा इवेंट था वो। तो उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसे स्मारक करने के लिए 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के में आजादी के अमृत महोत्सव वाले सिक्के आए, जिसमें अलग से डिजाइन होगा, महोत्सव का डिजाइन होगा। तो वो स्मारक सिक्के होते हैं, वो सिर्फ उसी साल में छपते हैं। तो ऐसे स्मारक सिक्के हमारे 1964 से छपते आए हैं। स्मारक सिक्के 1964 से, यस हाँ, तो स्मारक सिक्के छपते आए हैं। तो कमेमोरेटिव कॉइन्स और डेफिनेटिव कॉइन्स का ये सेपरेशन रहता है कि आम चलन में जो ज्यादातर सिक्के हम यूज कर रहे हैं वो डेफिनेटिव होते हैं, वो हर साल छपते रहते हैं। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ कैरी। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो क्या हुआ, हमारा जॉर्ज 6 था उस टाइम पे, जो एम्परर था ब्रिटिश का, जिसके सिक्के चलते थे। अब क्या हुआ, जिस टाइम पे पार्टीशन हुआ उस टाइम अर्थव्यवस्था इतनी खराब हुई कि भाई आपके पास अभी इंडिया को भी सब कुछ सेटअप करना है, राइट। अपनी मिंट भी बनानी है, अपने मिंट पे काम भी शुरू करना है इंडिया का, पाकिस्तान अलग से करेगा। तो 1947 से 50 तक फ्रोजन पीरियड माना जाता है। फ्रोजन पीरियड का मतलब होता है कि इंडिया ने कुछ नहीं छापा अपना, कोई प्रोडक्शन नहीं हुई। जो पुराने ब्रिटिश वाले सिक्के चल रहे थे उनको बोला कि भाई चलते रहेंगे, ये आप इनको यूज कर सकते हैं, तो उनको फ्रोजन सीरीज कहा जाता है। 1950 में पहली बार, जैसे 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ इंडिया, उसके बाद पहले सिक्के इंडिया के छपे, ठीक है। उसमें उस टाइम आना सीरीज चलती थी, पहले आने चलते थे ना पहले। हाँ जी, हाँ। तो 1950 में जो इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम चला वो उसी आना सिस्टम को फॉलो किया उसने। तो उसमें उन्होंने 1 रुपए का जो सिक्का छापा उसमें 25 पैसे नहीं थे, उसमें 16 आने थे। तो वो 1957 तक वो सीरीज चली। फिर उसके बाद 1957 में सरकार ने दोबारा चेंज किए डिजाइन में, और उसके बाद आया हमारा डेसिमल सीरीज का मॉनेटरी सिस्टम, जिसमें 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 1957 के बाद ये पैसे वाला सिस्टम चला कि 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा। फिर ये मॉनेटरी सिस्टम 1957 के बाद चला, जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। पहले मतलब वो आना चलता, मतलब ब्रिटिश टाइम में तो आना ही चला। जब इंडिया आजाद हुआ तो 1950 से 57 तक भी आना सिस्टम ही चला। सर आप इस फील्ड में हो, तो आपको इसके बारे में शायद पता होगा कि जो पहले कॉइन की वैल्यू होती थी एक आम पब्लिक में, जैसे पहले होता था कि 1 रुपए में, 2 रुपए में कितना कुछ मिल जाता था, लेकिन आजकल वो नहीं मिल रहा। तो पहले क्या प्रोडक्शन हाई लेवल पे होती थी, ज्यादा सिक्के बनते थे, आजकल कम बन रहे हैं। इसका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये तो कंट्री की जो जैसे जीडीपी है, कैसा वो ग्रो कर रही है ना, उसके हिसाब से डिपेंड करती है। जैसे मान लो आज डॉलर की वैल्यू जो है वो है 80 रुपीज प्लस, 80 रुपीज प्लस। आप अगर 1947 या 94, मैंने पढ़ा था कहीं, एग्जैक्ट नहीं मुझे याद है, तो उस टाइम जो इंडिया का 1 रुपए था ना, वो शायद $13 के बराबर था। इंडिया का 1 रुपए $13 के बराबर था, मतलब मेरे को जहां तक याद है। हाँ जी, ये है, ऐसा है क्योंकि जब सिख अंपायर था, महाराजा रंजीत सिंह की जो टाइम था, तब भी 1 रुपए की वैल्यू 40 पाउंड तक थी। हाँ, तो मतलब ज्यादा था। तो वही बात है कि ये जो चीजें बीच में हुई, पार्टीशन हो गया, बहुत सारी चीजें ब्रिटिशर्स इंग्लैंड ले गए, राइट। बहुत सारे कॉइन्स है, सिल्वर तो ऐसा मेल्ट करके ले जाया गया, जितने सिक्के थे ना उनको मेल्ट किया और उन्हें इंडिया से शिप कर दिया गया। तो क्या हुआ कि जो करेंसी की वैल्यू है ना वो काफी कम होती गई। और होता क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं आपको। 1 रुपए के सिक्के पे चांदी के आते थे पहले, आजादी के बाद निकल के आए, निकल के आए आजादी के बाद। 50 में जो सिक्का छपा 1 रुपए का, वो निकल का था। उसके बाद 1970 के बाद कॉपर निकल के हो गए, उसके बाद स्टील के हो गए। आज की डेट में स्टील का है लेकिन छोटा हो गया साइज, तो आप देख रहे हो मेटल का जो डिग्रेडेशन है ना, वो सिल्वर से लेकर स्टील तक आ गया और साइज इतना सा बन गया। पहले आते थे 11 ग्राम के सिक्के, आज की पहले 5 रुपए के भी बड़े बड़े भारी, अभी 1 रुपए के बता रहा हूं मैं, 11 ग्राम के आते थे। आज की डेट में 3-3 ग्राम के सिक्के हो गए।
ठीक है, तो आप सोचो चांदी का 11 ग्राम और आज के में 3 ग्राम, तो क्या होता है, ये एक रूल होता है कि जो सिक्के की फेस वैल्यू है ना, वो उसकी मेटल वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। मान लो सिक्के का जो मेटल है उसमें लगा हुआ वो 5 रुपए का है और सिक्का आप 1 रुपए का है, तो लोगों ने सिक्के पिघलाना शुरू कर देना है समझ लो, और मार्केट से सिक्के खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए अभी अगर 1 रुपए का सिक्का आप चांदी का रखोगे तो कोई उसको खर्चेगा थोड़ी, वो उसको मेल्ट कर देगा, वो बेच देगा उसको। आपके इसी मेल्ट वाली बात से मुझे एक बात याद आ रही है कि जैसे आई थिंक 2000 में एक 5 रुपए का जो कॉइन होता था, लोग 2009 के करीब मैंने पढ़ा था कहीं पे कि उसको मेल्ट करके रेजर ब्लेड बनाने शुरू कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक 5 रुपए का जो सिक्का था उससे वो जैसे 6 रेजर ब्लेड बनाते वहां से प्रोडक्शन की और उसको मार्केट में 2 रुपए का भेजा, तो 5 रुपए से 12 रुपए कमा लिए। तो ऐसे फ्रॉड चल रहे थे, फिर कॉपर निकल उन्होंने छोड़ दिया और स्टील वगैरह दूसरे वही बोलो 5 रुपए का सिक्का कॉपर निकल शुरू हुआ और उसका वेट होता था 9 ग्राम, ठीक है, 9 ग्राम के वेट का सिक्का होता था। तो जब धीरे धीरे 2007 का फेज आया तो उस टाइम में वही हो गया कि भाई कॉपर निकल की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू निकल ब्रास, एज कंपेयर टू स्टील, तो उससे ब्लेड्स बना के ज्यादा मुनाफा हो गया, तो वो गायब ही होने लग गए मार्केट से। फिर उसके बाद वो स्टील में आया, फिर उसके बाद निकल ब्रास भी चलने लगे। तो ऐसे ऐसे फिर सिक्के का जो वेट है कम कर, वो वेट और मेटल दोनों ही कम कर दिया ताकि ये फ्रॉड ना हो पाए। तो आजकल देखेंगे आप कॉपर निकल के मोटे सिक्के कम मिलते हैं, अब निकल ब्रास और यही सिक्के चल रहे हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਨੀ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ कुछ नाल कैरी करके ले जाते सी या छड़ के जाते सी। ब्रिटिश टाइम का अगर मैं देखूं तो ब्रिटिश टाइम का ऐसा है कि बहुत सारे सिक्के ले जा चुके हैं और बहुत सारे सिक्के मार्केट पे भी है, क्योंकि होता क्या है ना, कभी कोई सिक्का अगर मिंट होता है ना, बनता है, तो उसकी क्वांटिटी लाखों में होती है। आजकल तो जो सिक्के छपते हैं वो करोड़ों में छपते हैं, मतलब अगर एक सिक्का कोई छप रहा है तो उसके करोड़ों टाइप छपेंगे, मतलब टाइप नहीं, करोड़ों मल्टीपल्स छपेंगे। तो क्या है कि आप मतलब मिंटेज काउंट किसी मिंट से निकालना, कईयों में आपको फिगर मिल जाता है, कईयों में नहीं मिलता है। तो अगर आप ब्रिटिश टाइम में जाएंगे तो बहुत सारे सिक्के ऐसे हैं जिनका आपको मिंटेज काउंट पता नहीं है। तो आप मार्केट में कलेक्टर्स के पास तो पता है कि इतने सिक्के अवेलेबल हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो उतने ही छपे थे या उसके आसपास ही, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा छपे हों। एक सिक्का था 1939 का 1 रुपये का, ठीक है, वो छपे तो थे लेकिन आज की डेट में वो दिखते ही नहीं है। वो एक सिक्का लगभग 5 से 6 लाख रुपए का है। 1930 वन ऑफ द रेयरेस्ट 1 रुपी कॉइन ऑफ ब्रिटिश इंडिया है वो, ठीक है, और उसमें बहुत फेक भी आते हैं, मतलब 39 लिखा होगा लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी की पहचान काफी जो न्यूमिस्मेटिस्ट होगा वही समझ पाएगा। तो वो मिलते ही नहीं है। तो ऐसा बताया जाता है कि वो सारे सिक्के विड्रॉ कर दिए गए और उन्हें मेल्ट कर दिया गया और वो बचे ही नहीं, और गिनती के जो थे जो सर्कुलेट हुए वो आज की डेट में इतने महंगे हैं। तो ऐसा है कि मिंटेज काउंट आप मतलब एग्जैक्टली पता करना ब्रिटिश टाइम के सारे सिक्कों का वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सिक्के मेल्ट करके ले जा भी चुके हैं। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 1918 ਦਾ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਇਨ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਰਥ ਸੀ, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, वो 8 ਤੋਂ 9 लाख रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ एक स्कैम ही है। स्कैम ही है, बिल्कुल। देखो क्या होता है, स्कैमर्स क्या करते हैं, 2 टाइप के स्कैम होते हैं। एक तो होता है कि बहुत ही साधारण सिक्के को रेयर बता दो मार्केट करके, जैसे वैष्णो देवी का सिक्का सुना होगा आपने, माता वैष्णो देवी का सिक्का कि भाई वो रेयर है, वैसे 1918 का लाखों, क्योंकि वो वैष्णो देवी का सिक्का हर आम आदमी के पास मिल जाएगा, ठीक है। तो 100 में से एक बेवकूफ बन जाए तो बढ़िया है, 100 में से एक तो बन जाए बढ़िया है ना। तो वैसे भी जहां पे धर्म की बात आ जाए, इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, तो अब वो सबसे साधारण सिक्का है, वो कई करोड़ों में छपा हुआ है। वैसे 1918 का जो सिक्का है, जो जॉर्ज 5 का सिक्का है, 1 रुपये का सिल्वर कॉइन, वो न्यूमिस्मेटिक्स कैटेगरी में कॉमन में आता है। मतलब आपको नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे कलेक्टर्स की कम्युनिटी में वो कॉमन 1 रुपए का ब्रिटिश इंडिया कॉइन है, जिसकी कीमत लगभग 700 से 800 रुपए के करीब है, अगर वो अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो किसी के पुराने दादे के सिक्के होंगे तो उनके पास वो सिक्का मिल जाएगा, क्योंकि वो कॉमन सिक्का है उस टाइम, कॉमन सिक्का। हाँ। किसी के और चांदी के सिक्के होंगे तो उसके पास मिल जाएगा, तो उसको लगेगा ओ यार मेरे पास भी 1918 का सिक्का है। तो क्या है, ये स्कैमर्स अप्रोच ऐसी करते हैं, चाहे बेशक आज का सिक्का हो या थोड़ा पुराना सिक्का, उसमें कॉमन कैटेगरी का सिक्का निकाल देते हैं तो ज्यादा लोगों के पास हो, ताकि उनको ऐसा हो जाए यार मेरे पास तो महंगा सिक्का है। दूसरी कैटेगरी क्या होती है, जैसे मैंने आपको 1939 का बताया कि 5 लाख का है। अब क्या करेंगे, वो इसके फेक बनाने शुरू कर देंगे, 1939 नीचे लिख देंगे, फेक बनाएंगे। तो अब होगा क्या, मैंने बता दिया 1939। अब आम आदमी को तो पता नहीं फेक और ओरिजिनल कैसा होता है, तो वो सिर्फ 1939 देखेगा, वो बोलेगा मेरे पास भी है, मेरा सिक्का तो बिक नहीं रहा। तो
दो टाइप के स्कैम होते हैं, एक कॉमन सिक्के को रेयर बता दो और एक अगर जो सच में रेयर है उसके फेक बना दो। तो इसमें आपको स्टडी करनी पड़ती है दोनों कि रेयर सिक्का कैसे होता है, अगर रेयर है तो उसको ओरिजिनल और फेक में कैसे पहचान करें, वो स्टडी करनी पड़ेगी इंडिविजुअल सिक्के की, हर एक की। ऐसे नहीं कि आपने एक समझ लिया अब सारे समझ आ जाएंगे, तो ऐसे आपको इंडिविजुअल स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें क्या लोग इलीगल भी सिक्के छापते हैं ऐसे ही? इसमें हाँ वही बता रहा हूँ, फेक सिक्के बहुत छपते हैं, मतलब फेक सिक्के बहुत छपते हैं जो नए कलेक्टर्स हैं, बिगिनर कलेक्टर्स हैं, उनको ठगने के लिए। मतलब मैंने बहुत फेक सिक्के, मतलब मैंने भी कम से कम 4-5 फेक सिक्के खरीदे हैं अच्छे पैसे दे के, फिर समझ में आया कि नहीं, मतलब यहां तक कि ज्वेलर्स के पास भी गया हूं, जैसे सिक्के उनके पास होते हैं ना दिवाली के टाइम, वो भी कुछ राजा महारानी के सिक्के बेचते हैं। अब उनकी गलती नहीं है, उनको भी नहीं पता कि वो फेक है कि नहीं। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ कि ये फेक है या रियल है, वो कितना पता करांगे फिर? यार ये मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कोई एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि जिससे आप एक तरीके से सारे समझ पाओ। आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो 1982 का 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, वो लगभग 30,000 रुपए कीमत रखता है, 30,000। अब उसमें 1982 में एक आता बड़ा सिक्का आता है या छोटा सिक्का, ठीक है, तो उस छोटे वाला सिक्का रेयर है, बड़े वाला सिक्का 1 रुपए का ही है, छोटे वाला सिक्का 6 ग्राम का वो रेयर है। अब उस पर्टिकुलर सिक्के को अगर देखना हो तो उसके डिजाइन को देखना पड़ेगा आपको कि उसमें ओरिजिनल वाले, पहले ओरिजिनल वाले सिक्के का पता होना चाहिए कैसा डिजाइन होता है उसका, और जो फेक है उसका डिजाइन आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर सिक्के वाइज चलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा कि भाई हाँ मैंने एक आपको रामबाण बता दिया अब उससे आप सब समझ पाओगे। अगर इतना इजी होता तो सभी कर लेते। तो इसको इंडिविजुअल सिक्के वाइज आपको फेक ओरिजिनल, अब उसमें क्या हो सकता है कि जैसे मान लो डिजाइन बहुत ही पुअर होगा, जो फेक सिक्का होता है ना उसका डिजाइन पुअर होगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल सिक्का, ठीक है। दूसरी बात हो सकता है उसका वेट कम हो, एजेस होते हैं सिक्कों में, डिफरेंट टाइप के एजेस होते हैं, वो आपको देखने पड़ सकते हैं। फिर आपका क्या होता है, मिंट मार्क होता है कि भाई कौन से मिंट से सिक्का बना है। कई बार क्या होता है बना रेयर सिक्का हमारा बॉम्बे मिंट से है और उसमें कोई मिंट मार्क है कैलकाटा मिंट का, मतलब कोई भी मिंट मार्क नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको चेक करने होंगे। तो कोई एक सिंगल तरीका नहीं है जो मैं आपको बता पाऊं। आपका अब तक का कोई ऐसा सिक्का जो आपने सबसे महंगा खरीदा हो? हाँ, सबसे महंगा सिक्का मतलब मैंने खरीदा है 2 रुपए का एक सिक्का है, वो 40,000 का खरीदा है। 40,000 का? हाँ, तो 2 रुपए का सिक्का वो आज के डेट में, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही खरीदा, 3-1 साल पहले। तो मतलब अभी किस सन का है? कौन सा? वो भी का 1998 का है। 1998 का है। 2 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का 40,000 40,000 का, हाँ 40,000 का। तो मतलब ऐसा है कि ऐसे काफी सिक्के खरीदे हैं जो 10,000 से ऊपर के एक सिक्के। तो ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं जो 10,000 से ऊपर है। हाँ, ऐसा नहीं किया है किसी के 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो 1 लाख इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा हाँ बजट बनाना पड़ता है कि यार इसमें 1 लाख लगाना है, तो हाँ 40,000 तक का लिया है। हाँ, आजकल जैसे स्कैम अभी बात कर रहे हैं उसमें वो भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वो ये कि मैं थोड़े ऑथेंटिक लोगों से जुड़ा हूं, तो मेरे को पता है कि हाँ यार अगर मेरे को कल दिन वो ही वापस मेरे से खरीद लेंगे उतने पे। आप ऑक्शंस में जाते हो? हाँ, मैं ऑक्शंस में जाता भी हूँ और ऑनलाइन भी, वैसे ज्यादातर ऑनलाइन ही किया है। तो मैं कुछ सिक्के भी लाया हूँ ऑक्शन के जो भी रिसेंटली परचेज किए हैं। तो वहां पे क्या लोग बैठ के बोली लगाते हैं कि ये मैं इतने का खरीदूंगा? वो क्या होता है कि जो ऑनलाइन होता क्या है कि वहां पे जैसे मान लो बिडिंग होती है, तो मैंने ऑनलाइन बिडिंग की है ज्यादा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई सिक्का रखा गया है, मतलब बहुत सारे सिक्के होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स, एंशिएंट, हर बंदे का इंटरेस्ट अलग होता है। मेरा रिपब्लिक इंडिया है तो मैं रिपब्लिक इंडिया वालों को देखता हूँ। अब उसमें एक मिनिमम प्राइस रखा होता है कि इससे तो ऊपर की बोली लगानी है। जैसे मान लो कोई सिक्का है, उसकी एवरेज वैल्यू 500 है, तो उसकी स्टार्ट वैल्यू 500 रखी होती है कि भाई यहीं से ऊपर होगी, इससे नीचे नहीं होगी। फिर उसके बाद आप बिडिंग करते हो तो उसका एक रूल होता है कि भाई 500 से 1000 के बीच मिनिमम बिड इतने की होनी चाहिए, 100 रुपए 200 रुपए की। अच्छा, उस बिडिंग का भी एक सेट है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मान लो अभी 500 रुपए चल रही है उसकी वैल्यू, बिड किया, हाईएस्ट बिड इतनी है, तो अगर मैं 500 से 1000 के बीच जा रहा हूं तो मैं 50 रुपए नहीं बढ़ा सकता, मेरे को 100 रुपए ही बढ़ाने होंगे। अगर 1000 से ऊपर चलेगी उसकी वैल्यू तो आपको 200 रुपए ही बढ़ाने होंगे। 2000 से ऊपर चलेगी तो 500 रुपए बढ़ाने होंगे, उसकी उतनी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, तो ऐसा होता है कि फिर उसका एक पीरियड होता है कि जैसे 10 दिन चलेगी ऑक्शन, तो उसमें आप ऑक्शन में बिड करो और वहां पे हर कोई बिड नहीं कर सकता। आपका रेफरेंस होता है, जब आप रजिस्टर करते हो ना, हर आम बंदा तो ऐसे ही बढ़ाता रहेगा, बाद में लेगा ही नहीं। समझ रहे हो? लेकिन तो वहां पे क्या है कि जब मैं रजिस्टर करता हूं तो मुझे रेफरेंसेस देने पड़ते हैं अदर न्यूमिस्मेटिक्स के, अदर कलेक्टर्स के, सीनियर लोगों के, ताकि उनको समझ में आए कि ये बंदा जो बिड करेगा ये खरीदेगा भी उसको। तो फिर ऐसे हर कोई वहां पे ऑक्शंस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से हाँ बिडिंग की है। टोडी वाला ऑक्शन हाउस है एक, और बॉम्बे ऑक्शंस है,
जहाँ पे बीच बीच में मैं बिड करता हूँ और खरीदे हैं। अभी कुछ टाइम पहले 40,000 के सिक्के खरीदे टोडी वाला ऑक्शन से, अभी रिसेंटली 8,000 के खरीदे, बॉम्बे ऑक्शन से 25,000 30,000 के खरीदे थे। इसमें अगर किसी बंदे का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि ये बंदा खरीद रहा है तो उसको आसानी होगी, उसको आसानी होगी। हाँ, क्योंकि वही बात है ना, टाइम पासेस बहुत है कि यार हम कर देंगे, तो वहां पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं कैटलॉग बनाने, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए वो रेफरेंस वाइज ऑनलाइन कभी भी आप रजिस्टर करोगे इन वेबसाइट्स में तो रेफरेंस मांगेगा आपसे कि किन के रेफरेंस है। आई थिंक अभी जो व्यूवर्स देख रहे हैं तो जो सोच रहे होंगे कि हम नए हैं तो इस फील्ड में आने की सोच रहे होंगे तो वो घबरा गए होंगे, उनको भी कुछ बताओ कोई जरिया कि कैसे इस बिडिंग में जा सकते हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना होगा ना, आप क्या करो कि सोशल मीडिया पे ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ग्रुप्स हैं बने हुए, ठीक है, चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे फेसबुक पे हो, आप उन ग्रुप्स में जुड़े, ठीक है। वहां पे ये सारे लोग कम्युनिटी बनी हुई है, ठीक है। वहां पे आप क्या करोगे, छोटे छोटे कॉइन्स खरीदना शुरू करो, उनके जो पोस्ट आ रही है स्टडी वाली उन्हें पढ़ना शुरू करो, अपनी एक पहचान बनाओ उन ग्रुप्स में, ठीक है। उन ग्रुप्स में जब पहचान बनेगी तो समझ में आएगा ये खरीदता है, वहां पे भी लोग सेलिंग करते हैं, तो एक ऐसी पहचान बनती है। फिर आप एग्जीबिशंस में जाते हो, कॉइन एग्जीबिशंस होती है, कॉइन एग्जीबिशन में कभी भी सिक्के बेचने के मकसद से मत जाओ। कॉइन एग्जीबिशन में जाओ, मुझे सीखना है, मुझे नए लोगों से मिलना है, किस टाइप का कलेक्शन वो करते हैं, अच्छा ये सिक्का रेयर है, ये सिक्का रेयर क्यों नहीं है, वो समझो। वहां पे एक नेटवर्क बिल्ड करो। जब आप एक नेटवर्क बिल्ड, लेकिन अगर आप पहली बार थैला लेके बेचने जाओगे और लोग देखेंगे यार क्या लेके आ गया, ये तो कबाड़ी है, तो वो आपका पहले ही आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप जाओ कि यार मैं सीखने आया हूं और मैं कुछ परचेज करने आया हूं, मुझे बताओ कि ये रियल कैसे फेक कैसे, तो आप एक नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे। तो नेटवर्क का काम है इसमें, मतलब बेसिकली कि आप उस कम्युनिटी में नेटवर्क बिल्ड कर पाओ। अभी ऑफ द कैमरा आप हमें जो सिक्के दिखा रहे थे जिसमें शहीद भगत सिंह का जो सिक्का था, तो उसमें आपने मुझे डिफरेंस दिखाया था, तो वो मैं ऑडियंस को भी दिखा। हाँ जी, वो आप जरूर बताइए और थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि उसमें क्या डिफरेंस है और लोग कैसे उस फ्रॉड से बच सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ कॉइन्स लेके आया हूँ, मैंने सोचा सनमीत जी को दिखाता हूँ। तो होता क्या है कि हमारे ना 2007 में शहीद भगत सिंह की मतलब 100 वर्ष, उनके 1907 में उनका जन्म हुआ था। जैसे मैंने आपको स्मारक सिक्के बताए, स्मारक सिक्के छपते हैं किसी को या किसी की याद में, तो शहीद भगत सिंह के 100 वर्ष पूरे हुए 2007 में। तो उसे यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने शहीद भगत सिंह के कुछ स्मारक सिक्के छापे, ठीक है, जिसमें उनकी ऐसी फोटो है पीछे, ठीक है। तो अब ये भी एक मेरे पास भगत सिंह का सिक्का है, शहीद भगत सिंह जी का। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये सिक्का है, इसकी कीमत आज की डेट में एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में 15 से 20,000 रुपए है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं किसी को बता दूंगा कि ये 15 से 20,000 रुपए का है, तो वो अपने पास सिक्का ढूंढेगा और उसको सिक्का मिल भी जाएगा। वो बोलेगा अच्छा ये तो मेरे पास भी है, तो वो सोचेगा कि यार ये भी इतनी कीमत रखता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे उसको समझ में आ रहा है, सिर्फ फोटो देख रहा है कि वो शहीद भगत सिंह है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट सिक्के हैं दोनों, ठीक है। अब मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। शहीद भगत सिंह के जो सिक्के साधारण सिक्के छपे हैं वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में छपे हैं और भारी तादाद में छपे हैं, मतलब लाखों करोड़ों में छपे हैं। मतलब ये जो स्टेनलेस स्टील जो आजकल जो सिक्के बनते हैं, तो ज्यादातर लोगों के पास यही सिक्का होगा। अच्छा। तो लोग सोचेंगे कि यार अगर मैंने ऐसा बोल दिया है तो ये सिक्का भाई हमारे पास भी है, हालांकि ये साधारण सिक्का, ये 5 रुपए कीमत ही रखता है, ये कोई रेयर सिक्का नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा सिक्का मैंने आपको दिखाया ये रेयर सिक्का है। अब ये रेयर क्यों है? ये रेयर इसलिए है क्योंकि 2007-8 में क्या हुआ है, स्टील से सिक्के ट्रांजिशन हुए निकल ब्रास मेटल में छपने शुरू हुए, ठीक है। आप देखेंगे 2009-10 के सिक्के आपको निकल ब्रास में देखने को मिल जाएंगे। हाँ जी। तो अब क्या होता है, सिक्कों को बनाने के लिए हम डाई का यूज करते हैं, ठीक है, मिंट्स डाई का यूज करती हैं और जिसके ऊपर डाई छपती है उसको बोलते हैं प्लेंचेट। मतलब ये जो गोला है ये खाली होता है, इसको प्लेंचेट बोलते हैं, इसके ऊपर डाई स्ट्राइक होती है। तो उस दौरान क्या हुआ है कि ये जो भगत सिंह का डाई है ये अपने स्टील पे नहीं स्ट्राइक हुआ, ये निकल ब्रास पे स्ट्राइक हो गया, गलती से निकल ब्रास पे स्ट्राइक हो गया। अच्छा। और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, मतलब आप सोच लो सरकार की मिस्टेक है एक प्रकार की, जो सरकार बना रही है उसने कितना बड़ा एरर कर दिया कि उसने स्टील की बजाय ये सिक्का निकल ब्रास पे छाप दिया। तो दिस इज अ ह्यूज एरर। इस सच टाइप ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन्स, मतलब अपने मेटल में ना स्ट्राइक होकर वो किसी और मेटल में स्ट्राइक हो गए, तो एक बहुत बड़ा एरर है ऑफ मेटल स्ट्राइक। तो ये क्या मैं ये देख सकता हूं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये जो सिक्का है ऑफ मेटल स्ट्राइक वाला भगत सिंह का जो निकल ब्रास में है, ये आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर कलेक्टर्स के पास मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो इसकी कीमत आज की डेट में बेस्ट कंडीशन में वो आपसे 15,000 रुपए इससे ऊपर ही लेगा।
मतलब मैंने ये खुद सिक्का आज से 2-2.5 साल पहले 10,000 रुपए में खरीदा है, तो आज की डेट में अगर आपको मिलेगा तो इससे ऊपर की कीमत में मिलेगा। तो ये बहुत छोटे फैक्टर्स होते हैं। अगर आप इस सिक्के को मैग्नेट से अट्रैक्ट करोगे तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसका मेटल स्टील है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अभी अगर इसमें डिफरेंशिएट करना है तो ये क्लियर बहुत इजी तरीका है कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, ये नहीं होगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब यही सिक्का मैंने आपको बता रहा हूं 15 से 20 हजार रुपए का, ये आपको 12,000 रुपए में मिल जाएगा अगर किसी के पास है। लेकिन यहां पे मैटर करती है कंडीशन ऑफ द कॉइन। अब जैसे आप नई जीन्स खरीदते हो, वो महंगी होगी ना, महंगी होगी, ढेरी से थोड़ी लोगे तो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। वैसा ही सिक्कों में होता है कि आपने सिक्का किस कंडीशन में प्रिजर्व किया है। अगर जैसा मिंट से निकल के आया वैसा ही आपने संभाल के होल्डर में डाल दिया तो उसको बोलते हैं यूएनसी कंडीशन, अनसर्कुलेटेड कंडीशन। मतलब उसे सर्कुलेट नहीं होने दिया और एकदम से संभाल के रख लिया, तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। उससे नीचे आती है एक्स्ट्रा फाइन, उससे नीचे आती है वेरी फाइन, उससे नीचे आती है फाइन, उससे नीचे आती है फेयर, और प्राइस भी उसी हिसाब से। हाँ, तो अगर ये फाइन कंडीशन का सिक्का होगा तो शायद आज की डेट में भी आपको 10,000 में मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि किसने उसको किस कंडीशन में प्रिजर्व किया है। तो कई रेयर सिक्के ऐसे होते हैं, अगर वो अनसर्कुलेटेड कंडीशन में प्रिजर्व्ड है तो वो उनकी वैल्यू 50,000 होगी। अगर वो फाइन कंडीशन में तो उनकी वैल्यू 5,000 भी हो सकती है। तो कंडीशन भी बहुत मैटर करती है कि मैं आगे किसी को पास ऑन कर रहा हूं तो किस कंडीशन में पास ऑन कर रहा हूं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये कुछ डिफरेंस है कि कॉमन शहीद भगत सिंह का सिक्का और रेयर सिक्का। रेयर सिक्का ये आपको बहुत कम कलेक्टर्स के पास मिलेगा। हाँ, अगर ये रेयर सिक्का आप मेरे पास भी लेके आओगे तो मैं ही इसको मतलब 7-8 हजार रुपए में आपसे खरीद लूंगा। आप बोलोगे कम क्यों? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी खरीद चुका हूं, मेरी कलेक्शन में है। लेकिन फिर भी अगर मेरे को आपको प्रूव करना है कि ये सिक्का में इसकी कीमत है तो 7-8 हजार रुपए मैं भी आपको इसके दे दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इसको 12-15 हजार में तो बेच ही लूंगा। तो ऐसा है। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है कि व्यूवर्स को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास सिक्के हैं तो पहली बात जो वो है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट कि कहाँ पे बेचने हैं और कैसे बेचने हैं। मतलब बेचने से पहले मैं हमेशा ही करूंगा कि बेचने का ध्यान पहले लाए ना, क्योंकि बेचना ना एक स्किल है। आप सोचो, अगर मैं आपको कोई अगर अभी चीज बेचने को दूं, आप सोचो मैं आपको फोन दे दूं, फोन सबसे ज्यादा पता है आपको, फिर भी कहीं जाना पड़ेगा, कहीं उसके बाद जाना पड़ेगा, फिर प्राइस की बात करनी पड़ेगी, जो कि इतनी कॉमन चीज है। लेकिन मैं अगर आपको आज की डेट में अभी बोल दूं, इस सोने को बेचने को बोल दूं ना, आपको ना कोई आदमी नहीं खरीदेगा आपसे। आप सुनार के पास जाओगे तभी खरीद पाओगे, वो भी उसकी आपको डिप्रिशिएटेड वैल्यू देगा कि भाई मेकिंग चार्जेस कटा दूं, ये तो सोना है। आप सोचो सिक्का कोई भी क्यों खरीद लेगा आपसे, जब सोने के लिए आपको मुश्किल आ रही है। आप मान लो मेरे को इयररिंग दे दोगे, मैं नहीं लूंगा, हालांकि इसकी कीमत मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा भाई मैं दुकान से खरीद लूंगा, है ना, है तो सोना ही ना, ऑथेंटिकेटर से लोगे, ऑथेंटिकेट से लूंगा। तो वैसे ही सिक्का खरीदता और बेचना एक ऑथेंटिकेट बंदे से ही होगा जो उस फील्ड का है, हर कोई नहीं खरीदेगा। तो ये बेसिक साइंस है बेचने का और खरीदने का। लेकिन लोगों को सिक्कों में लगता है पुराना है, भाई मैं तो पता नहीं कितना अमीर हूं। बिल्कुल। हाँ सर, इसमें एक बात और बताओ कि जैसे इंडिया में जो क्रेज है लोगों का सिक्कों को लेके, वो जैसे मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, आज आपने बहुत सारी बातें बताई। तो इंडिया में क्रेज कम है कहीं ना कहीं फॉरेन्स के अकॉर्डिंग, किसी और फॉरेन कंट्री की हम बात करें तो? यार हाँ, मतलब मैं क्रेज कम है। और एक बड़ी अच्छी बात फॉरेन में ये है कि जैसे सिक्कों की ऑथेंटिसिटी की बात की ना आपने, इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सिक्कों की ग्रेडिंग करती है। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेडिंग का मतलब होता है उसको चेक करना, उसके सर्टिफिकेट देना कि ये सिक्का ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। ऐसी एजेंसीज यूएस में है, एनजीसी जैसे नेशनल गारंटी कॉर्पोरेशन, पीसीजीएस, वो नोट्स। तो ये गवर्नमेंट की होगी या प्राइवेट सेक्टर में? ये मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा कि शायद प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट है। लेकिन ये ऐसी एजेंसीज है कि इंडिया के जो टॉप कलेक्टर्स हैं वो यहां से सिक्के बाहर भेजते हैं ग्रेड करने को। तो एक सिक्के को ग्रेड करने के लिए आपके 10 से 15 हजार रुपए कीमत लगती है, अगर वो एक नॉर्मल रेयर सिक्का है। तो आप सोचो, अगर सिक्का मतलब किसी के पास कोई सिक्का जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए, तो वो ग्रेड करवाएगा उसको 20-25 हजार रुपए दे के। फिर जब वो ग्रेड हो जाता है ना, तो उसको बेचना आसान होता है, क्योंकि उसका एक प्रॉपर प्रूफ है, वो एक स्लैब में ग्रेड होके आता है। तो लेकिन इंडिया में आज की डेट में अभी तक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतने बड़े लेवल पे सिक्कों को ग्रेड करती है। तो हाँ, ये मैं कहूंगा कि अगर इंडिया में ऐसा होता है तो सिक्कों में ना फ्रॉड थोड़ा कम हो जाएगा, एंड आई थिंक लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेशन मिल जाएगी कि यार ये सिक्का जेन्युइन है, इस वैल्यू का है, इस रेंज में वैल्यू रखता है। तो वो ग्रेडिंग के लिए अभी भी बाहर जाना पड़ता है, बाहर पैसे देने पड़ते हैं, तो यहां से सिक्के शिप करने पड़ते हैं, वो भी मतलब लंबा टास्क है।
तो ऐसा है। तो सर जैसे सिक्कों का ये पूरा मामला आपने आज बताया, तो इसमें क्या नोट्स जो होते हैं पुराने नोट्स होते हैं, 1 रुपए का 2 रुपए का, उसमें भी यही हिसाब रहता है? हाँ, सब कुछ करेंसी में, आप चाहे बैंक नोट्स में आ जाओ, चाहे आप कॉइन्स में आ जाओ, दोनों में बराबर ऐसा ही चलता है। रेयरिटी जो सब कुछ चीजें बताई, बस ये कि मेरा करेंसी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, मैंने कलेक्शन किया, मेरा कॉइन्स में ही ज्यादा है, तो लेकिन सेम चीज दोनों में चलती है। लेकिन इसमें तो जैसे मेटल के जरिए जो प्राइस है जो डिफाइन हो जाता है, तो उसमें क्या कैसे उसमें भी ऐसा ना, जैसे सीरियल नंबर्स हो गए, जैसे सीरियल नंबर लिखा होता है, उनकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है, कुछ बहुत ही ऐसे सीरियल नंबर होते हैं जो बहुत ही यूनिक होते हैं। ऐसे बहुत सारे एरर्स होते हैं उसमें भी, कि कहीं से नोट गलत छप गया है, एक साइड छपा ही नहीं है, एक साइड आधा ज्यादा छप गया है, तो लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है उसकी, लेकिन उसमें भी एरर्स होंगे, उसमें भी नंबर की यूनिकनेस होगी। कोई पुराना होगा जो बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए आया, जैसे 70s में 10,000 का नोट छपता था, आपको पता है? 10,000 का? हाँ, 10,000 का नोट छपता था, जो सरकार ने बंद कर दिया था इमीडिएटली, क्योंकि आप सोचो उस टाइम 1 रुपए की इतनी वैल्यू थी, 10,000 के नोट छाप दिए, कितना फ्रॉड होगा। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ, राइट, 1,000 रुपए के नोट बंद कर दिए। सोचो अगर उस टाइम पे फ्रॉड होने लग जाए, कोई नकली बनाने लग जाए, 10,000 कितनी वैल्यू रखता था, तो उस टाइम वो बंद कर दिए एकदम। अभी तो हमारा 2,000 का बनाया था, हाँ, वो भी बंद हो गया। तो वही बात है कि बड़े नोट से क्या रहता है कि फ्रॉड होने के और डुप्लीकेट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब बंदा 10-10 रुपए के नोट तो डुप्लीकेट नहीं बनाएगा ना, बहुत ज्यादा, क्या ही कमा लेगा उससे, वो बड़े बड़े नोट्स में करेगा। तो ऐसा था कि उस टाइम 10,000 के नोट भी छपते थे 70s में। सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके। हाँ जी। आपने आई थिंक वो बातें हमारी ऑडियंस को बताई है कि जो हमें कभी हमने सोची भी नहीं होगी। और मैं आज पहली बार हिंदी में बात कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस के साथ, थोड़ा अनकंफर्टेबल मैं भी हो रहा हूँ। सॉरी, मैं नहीं, लेकिन समझ रहा हूँ मैं आपकी सारी बात, लेकिन हाँ हिंदी में कर पाता मैं, पंजाबी थोड़ी वीक है। सर बहुत चंगा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ करके। एंड ਤੇ कोई ਤੁਸੀਂ मैसेज देना चाहते हैं साडे? बिल्कुल, ये मैं आपको बोलने वाला था कि एक एडवाइस मैं सभी को देना चाहूंगा कि कॉइन्स के लिए ना सिर्फ ये मत सोचो कि कॉइन से अमीर हो जाएंगे हम, कि ऐसा मेरे पास पुराना कॉइन है तो इसमें ग्रीड मत लेके आओ। ये एक टाइप की स्टडी है, एक टाइप की रिसर्च है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो स्टडी के बाद, वो ज्यादा अच्छा है। इन्वेस्ट करोगे जब आप अच्छे से, तब आपको गलतियां समझ में आएगी, क्या सही है क्या गलत है, तो उसके बाद आप सोच सकते हो कि मैं कभी सेलिंग कर पाऊं। मैं आज तक अभी तक सेलिंग में बहुत कम गया हूं, लिमिटेड गया हूं, अभी मैं एज ए कलेक्टर ही हूं। तो जितने भी लोग हैं, आप चाहे ऑनलाइन चीजें देख रहे हो, आप कहीं से भी आपको कोई मैसेज आता है, सिक्के बेचने का कॉल आता है, तो बातों में मत आए, अपना रिसर्च, अपना स्टडी करें, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। किसी की बातों में सिक्के बेचने के लिए आए, मैं अपने चैनल पे भी अगर सिक्कों का प्राइस बताता हूं ना, तो मैं उनको ये नहीं बोलता हूं कि आप सिक्का बेच सकते हो इतने पे, मैं उनको ये बोलता हूं कि दिस इज द कॉस्ट प्राइस, मतलब आप इस दाम पे सिक्के को खरीद सकते हो। क्योंकि उनको भी बेचने के बारे में पता नहीं। अगर मैंने बोल दिया उनको कि आप सिक्का बेच सकते हो, वो बोले कि यार हमारा तो बिक नहीं रहा, तो मैं कभी भी आपको ऐसे गाइड नहीं करूंगा कि आप इतने का सिक्का बेच सकते हो। मैं ये बोलता हूं अगर आप एज ए कलेक्टर बनना चाहते हो और आप कभी किसी डीलर से सिक्का परचेज करते हो, तो ये आपको इस प्राइस में मिलेगा, ताकि वो डीलर आपको बेवकूफ ना बना पाए कोई लाख रुपए दाम बोल के। तो मेरा ये रहता है कि जो मुझे पता है कि आज की डेट में सिक्का इतने का मिलेगा, तो आप अगर कलेक्टर बनना चाहते हो तो आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से उतने प्राइस पे खरीद सकते हो। तो मैं बेचने के पॉइंट से कभी भी नहीं सिखाता, बेचना आदमी खुद सीखता है अपने स्किल से, फील्ड में उतर के। बेचना कोई नहीं सिखा सकता आपको। खरीदना मैं बता सकता हूं कि ये प्राइस रेंज है, क्योंकि लोग इसमें बताते हैं, फ्रॉड करते हैं कि यार ये सिक्का इतने लाखों का है। और सिक्के खरीदने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको रियल फेक क्या है वो समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई नकली सिक्का भी खरीद लोगे। तो उसके लिए आप चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, बहुत ही डेप्थ में समझाता हूं हर एक कॉइन के बारे में। तो ये मेरी एडवाइस है। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।